सुरेंद्र पसीने में लथपथ था। इसकी बनियान इसके जिस्म के साथ बुरी तरह से चिमटी हुई थी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा था कि जैसे इसके बदन पर किसी ने मोबाइल ऑयल मल दिया हो। लेकिन इसके बावजूद जब इसने दरख्त की छांव में बैठी हुई लड़की को देखा तो इसके जिस्म में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इसके पसीने के साथ घुल मिल जाए। बावजूद मजबूरी वो उसके लिए गीले बोसे बर्दाश्त करती रही। सुरेंद्र ने कहा। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे मगर सुरेंद्र की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो फर्श पर चित गिर पड़ी। सुरेंद्र इसके ऊपर था। सुरेंद्र का बोझ इतना था कि वो उसे उठाकर फेंक नहीं सकती थी। बावजूद मजबूरी वो उसके लिए गीले बोसे बर्दाश्त करती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को मेरी दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपने कल का प्रोग्राम देखा होगा और यकीनन अच्छा लगा होगा कि अब वो एक नहीं दो शिव बनाया करता था, यानी कि एक अपनी और एक उसकी, और उसने उससे शादी कर ली थी। बहरहाल आज का प्रोग्राम भी जो मैंने वो किताबें पढ़ी उनकी और जो मुझे याद रहा मैं कलमबंद करता चला गया, वही मैं आपके सामने दोबारा पेश कर रहा हूँ। वो लड़की 4:15 बज चुके थे लेकिन धूप में तमाज़त थी जो दोपहर को 12 बजे के करीब थी। इसने बालकनी में से आकर बाहर देखा तो उसे एक लड़की नजर आई जो बज़ाहिर धूप से बचने के लिए एक सायादार दरख्त की छांव में आलती पालती मारे बैठी थी कि जैसे खाना खाते हैं ज़मीन पर बैठकर या किसी फर्श पर। इसका रंग गहरा सांवला था, इतना सांवला कि वो दरख्त की छांव का एक हिस्सा मालूम होती थी। सुरेंद्र ने जब उसको देखा तो उसने महसूस किया कि वो उसकी कुर्बत चाहता है। हालांकि वो इस मौसम में किसी की कुर्बत की भी ख्वाहिश न कर सकता था। गर्मी शदीद थी, मौसम बहुत वाहियात किस्म का था। गर्मी थी, 4:15 बज चुके थे। सूरज गुरूब होने की तैयारियां कर रहा था लेकिन मौसम नहायत परेशान कर रहा था। पसीना था कि छूटा जा रहा था। खुदा मालूम कहाँ से मसामों के ज़रिए इतना पानी निकल रहा था। सुरेंद्र ने कई मरतबा गौर किया था कि पानी इससे ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों में इसने सिर्फ 1 गिलास पिया होगा, मगर पसीना बिला मुबालगा 4 गिलास निकला होगा। आखिर ये कहाँ से आया? जब इसने इस लड़की को दरख्त की छांव में आलती पालती मारते हुए बैठते हुए देखा तो इसने सोचा कि दुनिया की सबसे खुश यही है जिसे धूप की परवाह है ना मौसम की, बस बैठी हुई है। सुरेंद्र पसीने में लथपथ था। इसकी बनियान इसके जिस्म के साथ बुरी तरह से चिमटी हुई थी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा था कि जैसे इसके बदन पर किसी ने मोबाइल ऑयल मल दिया हो। लेकिन इसके बावजूद जब इसने दरख्त की छांव में बैठी हुई लड़की को देखा तो इसके जिस्म में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इसके पसीने के साथ घुल मिल जाए, इसके मसामों के अंदर दाखिल हो जाए। आसमान खाकस्तरी था। कोई भी वसूख से नहीं कह सकता कि बादल या महज गर्दो गुबार था वो। बहरहाल इस गर्दो गुबार या बादलों के बावजूद धूप की झलक मौजूद थी, तपिश मौजूद थी और वो लड़की बड़े इत्मीनान से पीपल के छांव में बैठी सस्ता रही थी। सुरेंद्र ने अब की गौर से इसकी तरफ देखा। इसका रंग गहरा सांवला था मगर नक्श बहुत तीखे कि वो सुरेंद्र की आंखों में कई मरतबा चुभे। मजदूर पेशा लड़की मालूम होती है। ये भी मुमकिन था कि भिकारन हो, लेकिन सुरेंद्र इसके मुताल्लिक कोई फ़ैसला नहीं कर सका था। असल में वो ये फ़ैसला कर रहा था कि आया इस लड़की को इशारा करना चाहिए या नहीं। घर में वो बिल्कुल अकेला था। इसकी बहन मरी में थी, माँ भी इसके साथ थी, बाप मर चुका था, एक भाई था, इससे छोटा वो बोर्डिंग में रहता था। सुरेंद्र की उम्र 27-28 साल के करीब की होगी। इससे कबल वो अपनी 2 अधेड़ उम्र की नौकरानियों से 2-3 मरतबा सिलसिला लड़ा चुका था। मालूम नहीं क्यों लेकिन मौसम की ख़राबी के बावजूद सुरेंद्र के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि वो पीपल की छांव में बैठी हुई लड़की के पास जाए या उसे ऊपर ही इशारा करके ताकि वो इसके पास आ जाए और वो दोनों एक दूसरे के पसीने में गोता लगाएं और किसी नामालूम जजीरे में पहुंच जाएं। सुरेंद्र ने बालकनी के कटहरे के पास खड़े होकर ज़ोर से खनकारा मगर लड़की मुतवज्जे ना हुई। सुरेंद्र ने जब कई मरतबा ऐसा किया और कोई नतीजा बरामद ना हुआ तो इसने आवाज़ दी, अरे भाई ज़रा इधर देखो। मगर लड़की ने फिर भी उसकी तरफ ना देखा और वो अपनी पिंडली खुजलाती रही। सुरेंद्र को बहुत उलझन हुई। अगर लड़की के बजाय
कोई कुत्ता होता तो वो यकीनन उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता। अगर इसकी आवाज़ ना पसंद होती तो भौंकता, मगर इस लड़की ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी, अगर सुनी थी तो अनसुनी कर दी थी। सुरिंदर दिल ही दिल में बहुत खफीफ हो रहा था। इसने एक बुलंद आवाज़ में इस लड़की को पुकारा, ए लड़की। लड़की ने फिर भी उसकी तरफ ना देखा। झुंझलाकर उसने अपने मलमल का कुर्ता पहना और नीचे उतरा। जब उस लड़की के पास पहुंचा तो वो इसी तरह अपनी पिंडली खुजला रही थी। सुरिंदर उसके पास खड़ा हो गया। लड़की ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और शलवार नीचे करके अपनी पिंडली ढांप ली। सुरिंदर ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बैठी हूँ। क्यों बैठी हो? लड़की उठ खड़ी हुई। लो अब खड़ी हो गई हूँ। सुरिंदर बौखला गया था। इससे क्या होता है? सवाल तो ये है कि तुम इतनी देर से यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की का चेहरा और ज़्यादा संभला हो गया। तुम चाहते क्या हो? सुरिंदर ने थोड़ी देर अपने दिल को टटोला। मैं क्या चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं घर में अकेला हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की के गहरे सांवले होंठों पर अजीब व गरीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेहरबानी कहे कि मेहरबानी, चलें। और वो दोनों चल दिए। जब ऊपर पहुँचे, लड़की सोफे के बजाय फर्श पर बैठ गई और अपनी पिंडली खुजलाने लगी। सुरिंदर उसके पास खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसने उसे गौर से देखा कि जो खूबसूरत तो न थी, लेकिन इसमें वो तमाम कौसें और वो तमाम खतूत, तमाम लुब-ए-लुबाब ये कि जो एक फिल्म स्टार तस्वीर में किसी हीरोइन के लिए देखता है, उस नज़र से उसको देखा तो वो तमाम खतूत उसमें मौजूद थे जो एक जवान लड़की में मौजूद होते हैं। इसके कपड़े मैले थे, लेकिन इसके बावजूद इसका मजबूत जिस्म इसके बाहर झांक रहा था। सुरिंदर ने इससे कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? इधर सोफे पे बैठ जाओ। लड़की ने जवाब दिया, बल्कि सिर्फ इस कदर कहा, नहीं। सुरिंदर उसके पास फर्श पे बैठ गया। तुम्हारी मर्जी। लो अब बताओ कि तुम कौन हो और दरख्त के नीचे तुम इतनी देर से क्यों बैठी थी? मैं कौन हूँ और दरख्त के नीचे क्यों बैठी थी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लड़की ने यह कहकर शलवार का पांचा नीचे कर लिया और पिंडली खुजलाना बंद कर दी। सुरिंदर उस वक्त इस लड़की की जवानी के मुतालिक सोच रहा था और इसका और उन दो अधेड़ उम्र नौकरानियों का मुआवजा करने लगा जिनसे इसका 2-3 मरतबा सिलसिला हो चुका था। वो महसूस कर रहा था कि वो उस लड़की के मुकाबले में ढीली ढाली थीं, जैसे बरसों के इस्तेमाल की हुई साइकिलें, लेकिन इसका हर पुर्जा अपनी जगह पर कसा हुआ था। सुरिंदर ने इन अधेड़ उम्र नौकरानियों से अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। वो खुद इसकी तरफ खींचकर अपनी कोठड़ियों में ले जाती थीं, मगर सुरिंदर अब महसूस करता था कि ये सिलसिला इसको अब खुद करना पड़ेगा, हालांकि इसकी टेक्निक से कतई नावाकिफ़ था। बहरहाल इसने अपने एक बाजू को तैयार किया और उसे लड़की की कमर में हमायल कर दिया है। यूँ उसने ले लिया। लड़की ने एक ज़ोर का झटका दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सुरिंदर एक बार फिर बौखला गया। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। लड़की के गहरे सांवले होंठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। आराम से बैठे रहो। सुरिंदर आराम से बैठ गया, मगर इसके सीने में हलचल और ज़्यादा बढ़ गई। चुनाचे इसने हिम्मत से काम लेकर लड़की को पकड़कर अपने सीने के साथ भींच लिया। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर सुरिंदर की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो फर्श पर चित गिर पड़ी। सुरिंदर इसके ऊपर था। सुरिंदर का बोझ इतना था कि वो उसे उठाकर फेंक नहीं सकती थी। बावजूद मजबूरी वो उसके लिए गीले बोझे बर्दाश्त करती रही। सुरिंदर ने कहा और समझा कि वो राम हो गई है। चुनाचे इसने मज़ीद दराजी दस्ती शुरू कर दी। इसके कमीज़ के अंदर हाथ डाला। वो खामोश रही। इसने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। ऐसा मालूम होता था कि इसने मुदाफ़त को अब फजूल समझा था। सुरिंदर को अब यकीन हो गया कि मैदान इसी के हाथ में रहेगा। चुनाचे इसने दराजी दस्ती छोड़ दी और इससे कहा कि चलो आओ पलंग पर लेटते हैं। लड़की उठी और उसके साथ चल दी। दोनों पलंग पर लेट गए। साथ ही तपाई पे एक तश्तरी में चंद माल्टे और एक तेज़ छुरी पड़ी थी। लड़की ने एक माल्टा उठाया और सुरिंदर से पूछा, मैं खा लूँ? हाँ हाँ, एक नहीं सब खा लो। सुरिंदर ने छुरी उठा ली और माल्टा छीलने लगा, मगर लड़की ने इससे दोनों चीज़ें ले लीं। मैं खुद छीलूँगी। इसने बड़ी निफासत से माल्टा छीला।
इसके छिलके उतारे, फाँकों पर से सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली हटाई, फिर फाँकें अलहदा की। एक फाँक सुरेंद्र को दी, दूसरी अपने मुंह में डाली और मज़ा लेते हुए पूछा, तुम्हारे पास पिस्तौल है? सुरेंद्र ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें क्या करना है? लड़की के गहरे सांवले होंठों पर फिर वही अजीबोगरीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने ऐसे ही पूछा था। तुम जानते हो कि आजकल हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे हैं। सुरेंद्र ने दूसरा माल्टा तश्तरी में से उठाया। आज से हो रहे हैं? बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं अपने पिस्तौल से 4 मुसलमान मार चुका हूँ, बड़े खूनी किस्म के। सच? ये कहकर लड़की उठ खड़ी हुई। मुझे ज़रा वो पिस्तौल तो दिखाना। सुरेंद्र उठा, दूसरे कमरे में जाकर इसने अपनी मेज़ का दरवाज़ा खोला और टेबल की दराज से पिस्तौल लेकर बाहर आ गया। ये लो, लेकिन ठहरो। और इसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच ठीक कर दिया क्योंकि इसमें गोलियां भरी थीं। लड़की ने पिस्तौल पकड़ा और सुरेंद्र से कहा कि मैं भी आज एक मुसलमान मारूंगी। ये कहकर इसने सेफ्टी कैच को एक तरफ किया और सुरेंद्र पर पिस्तौल दाग दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और जान करने की हालत में कराने लगा, ये तुमने क्या किया? लड़की के गहरे सांवले होंठों पर मुस्कुराहट नमदार हुई। वो 4 मुसलमान जो तुमने मारे थे, उनमें मेरा बाप भी था। तो जनाब आली व्यूअर्स, कैसा लगा आपको? यकीनन पसंद आया होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।